Dear students, today we are going to start the new chapter, that is force, law and motion. Before this we have learned about the motion chapter, और उस मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन मूवमेंट किस तरीके से होता है। अब जब भी कभी मूवमेंट होता है तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्ट मेक द मोशन, और उस मोशन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम आज वही पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है और फोर्स कर क्या सकता है। चलिए एक जर्नल आइडिया लेते हैं आपकी डेली लाइफ से। क्या आप बता सकते हैं कि मॉर्निंग बेड से उठने से लेके रात को बेड पे दोबारा सोने तक क्या आप कहीं पे फोर्स का यूज करते हैं? वेरी गुड, यस। जब हम उठते हैं उस टाइम वी नीड टू पुल आवर बॉडी टू जस्ट गेट अप फ्रॉम द बेड। तो फोर्स जो है दैट इज वन ऑफ द एक्शन ऑफ पुल एंड पुश, दैट इज द फोर्स। तो डे 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स के बारे में, अनबैलेंस फोर्स के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। आइए हम देखते हैं कि फोर्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है फोर्स की, टू बी वेरी क्लियर दैट एनी एक्शन विच कॉज पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और हम लोग ये भी कह सकते हैं एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, वेरी गुड, फोर्स। अब इसकी ऐसा यूनिट को देखेंगे तो जब भी हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स जब भी लगता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हमारा जो इसका ऐसा यूनिट आती है दैट इज न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, बट वी नीड टू जस्ट नो अबाउट दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और मास की ऐसा यूनिट है kg, इंटू एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट वाई इट कम्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो हम इस यूनिट को क्यों लिखते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। दैट बलून इज देयर, 2 हैंड्स आर देयर एंड दे आर प्रेसिंग द बलून, यानी कि हम इसकी शेप चेंज कर रहे हैं। अब फोर्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है? यस, फोर्स कैन पुश द ऑब्जेक्ट, एंड जब हम पुश करेंगे तो उसकी शेप चेंज होगी, साइज चेंज हो सकता है। अब अगर कोई भी चीज हमारे पास आ रही है, सपोज जिस क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया, बट क्रिकेट के बाद जो बॉल आ रही है वो बॉलर थ्रो कर रहा है, दैट मीन्स एक अपोजिट डायरेक्शन से बॉल आई और बैट्समैन ने उसको यस हिट किया। हिट करने का मतलब उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। दैट मीन्स जो फोर्स है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। दैट मीन्स फोर्स कैन ईदर push the object to just change the shape of the object, and it can change the direction also. अब यहाँ पे देखिए फुटबॉलर के पास बॉल आई और फुटबॉलर ने उसको हिट किया एक साइड में, दैट मीन्स यस चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स है वो डायरेक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स मीन्स व्हाट? द पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट विच कैन कॉज चेंज इन द शेप, change in direction and change in the speed of the object, or it can stop also. That's good. Now there are 2 type of forces. Force हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहते हैं। दरवाजा खोलना है, ड्रॉर खोलना है, लॉक के अंदर चाबी लगानी है, तो एवरीवेयर वी आर जस्ट डूइंग सम पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स। बट कभी कभी हम उस फोर्स को ओवरकम करते हैं, कभी कभी तो हम फोर्स को जब ओवरकम कर लेते हैं तो चेंज हो जाता है फोर्स, दैट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। बट कभी कभी हम फोर्स लगाते हैं पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जगह भी चेंज नहीं होती है, दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ये दिखाते हैं आपको फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं। फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? अब बैलेंस फोर्स के एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं आपकी डेली लाइफ से? ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। दिवाली का टाइम आ रहा है, आप अपने घर में सफाई करने में व्यस्त हैं। मम्मा ने बोला है बेटा जरा इधर आना, इस ट्रंक को हटाना है, इसके पीछे काफी सफाई करनी है। तो आप क्या करते हैं? ट्रंक को पुश करने की कोशिश करते हैं। ट्रंक मीन्स अ बिग बॉक्स,
जिसमें मैक्सिमम सामान घर का रखा होता है, जब आप उसको पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे हिलता नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, वट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन इट इज बैलेंस फोर्स, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स प्लेस। अब बात आती है कि मूवमेंट कब होता है। आप मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी प्लीज थोड़ी हेल्प करना, या आप अपने किसी बड़े भाई को, पापा को या किसी और को बुलाते हैं। व्हेन यू टू पीपल ट्राइंग टू पुश दैट ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स एट दैट मोमेंट द अनबैलेंस फोर्स इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव। ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। दो रेसलर्स हैं, हैंड रेसलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स पंजा लड़ा रहे हैं। हैंड रेसलिंग के टाइम दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस फोर्स है, और कोई भी प्लेयर एक दूसरे के हाथ को नीचे नहीं कर पाता। बट इनमें से किसी भी एक ने अगर उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया, हियर इट इज, पहले वाले का हाथ नीचे गिर जाएगा, दैट मीन्स दिस इज अनबैलेंस फोर्स। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ के, अगर हम देखें तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, बैलेंस फोर्स वो फोर्सेस हैं जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हो सकता। और जबकि अनबैलेंस फोर्स जब भी अप्लाई होता है, दैट मीन्स वन फोर्स इज मोर देन द अनदर फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है। दैट्स गुड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और एग्जाम्पल्स के बेस कुछ लॉज को प्रपोज किया है। उसमें पहला जो लॉ है दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? एवरी डे वी आर ऑब्जर्विंग दिस इन आवर लाइफ, बट वी नेवर रिकॉल कि हम न्यूटन सर के किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। चले, होता क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज देयर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain at rest until and unless an external unbalanced force is not applied on it to just make it move। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं, बाहरी एनर्जी ना लगाएं उसको मूव करने के लिए। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। सपोज आपने चेयर रखी हुई है एक जगह पे, चेयर अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक कि आप उस चेयर के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे उसको अपनी जगह से शिफ्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल, आप फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वट एवर गेम यू आर प्लेइंग, आपके पास अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल वहीं पे रखी रहेगी जब तक कि आप उस फुटबॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स थ्रू द लेग, आप उसको किक नहीं मारेंगे पैर से, तब तक वो बॉल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और जैसे ही आप उस बॉल पे किक मारते हैं, ball will start rolling down. That is the first law of motion. The object will remain at rest until and unless an external force is not applied on it. इसी का just vice versa होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता ही रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसे रोकने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल पेंडुलम का आपका चल रहा है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मूव कर रहा है, और अगर हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स और लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये एप्लीकेशंस कैसे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, मीन्स इस्तेमाल की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इस्तेमाल होता है हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एट अ सर्टेन प्लेस दैट विल रिमेन ऑन द ग्राउंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। कोई भी एक चीज आपने कहीं पे रखी हुई है वो वहीं रखी रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं उसको वहां से मूव करने के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ इज बीइंग फॉलोड ओवर हियर। सेकंड पॉइंट कहता है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। तो एक आदमी बस में खड़ा हुआ है, बस चल रही है, दैट मीन्स दोनों चीजें मोशन में, और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, बस तो रेस्ट में आ गई बट आदमी की बॉडी मोशन में थी तो उसे आगे की तरफ झटका लगता है। दैट मीन्स व्हाट? यस, दैट आल्सो फॉलोज सर्टेन लॉ। थर्ड पॉइंट में बोला हुआ है, व्हेन अ पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड हिट बाय अ स्ट्राइकर। कैरम बोर्ड हम सब खेलते हैं, और जब कैरम बोर्ड में हम गोटियां लगाते हैं, पाइल लगा देते हैं, एक के ऊपर एक गोटियां रख देते हैं, और जब स्ट्राइकर से हम हिट करते हैं उसको, तो क्या होता है, जैसे ही हमने स्ट्राइकर से गोटी को हिट किया तो जो सबसे नीचे की गोटी है वो फोर्स के साथ बाहर निकल जाती है
बाकी गोटियां ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज नीचे वाली गोटी में स्ट्राइकर के साथ एक फोर्स अप्लाई हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इट फॉलोज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज बीन शिफ्टेड बिकॉज एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और रेस्ट की जितनी भी है वो एज इट इज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। नाउ वी नीड टू जस्ट लर्न अबाउट व्हाट इज इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास को हम लगभग एक ही वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनर्शिया तब ज्यादा होगी जब मास ज्यादा होगा। और इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है आप जानते हैं? इनर्शिया मीन्स दैट इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज रेजिस्ट इट्स स्टेट। इनर्शिया वो कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रुकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स इनर्शिया इटसेल्फ इज बीन डिपेंडेंट ऑन मास। अगर मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फुटबॉल को किक मारनी है, दैट हार्डली वेट्स फॉर 250 ग्राम्स और 300 ग्राम्स। आप इजीली उसको किक मार देंगे और बहुत दूर चले जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, वो फुटबॉल एक जगह रखी थी और आपने उसको मोशन करना है, उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट से उसको मूव करना है। यू हिट इट एंड दैट इज बीन मूव। अब अगर वहीं पे हम 5 किलो का एक बड़ा हैवी पत्थर बॉल के जितना बड़ा रख दें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा हो गया। दैट मीन्स इनर्शिया एंड मास इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है that has been also known as the law of inertia, because it always resists the state in which it is. जैसे first law of motion कहता है the object will remain at rest until and unless a force is not applied on it to change its state. चलिए अब हम देखते हैं कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरीके से इनर्शिया वर्कआउट करती है मास के साथ। नाउ जब हम इनर्शिया की बात करें तो हम आपको क्लियर चीज बताना चाहते हैं कि इनर्शिया को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगा। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको हिलाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसे रोकने के लिए भी हमें उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी स्टेट करता है। चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं हम। The tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये रेस्ट में है, इसका वेट बहुत ज्यादा है और एक आदमी उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज देयर एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव इट। चलिए इस एग्जांपल्स को हम कुछ इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. You know why? जैसे घर में सफाई होती है, आपके चादर है, आप जब उसको टांगते हैं या झाड़ते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर निकलती है। सीधा सा एग्जाम्पल है, जब भी कभी आप डस्टिंग करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होते हैं, और जैसे ही आपने कारपेट में स्टिक मारी तो आपकी कारपेट आ जाती है मोशन में। दोनों के अपोजिट मूवमेंट होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन में, और डस्ट पार्टिकल्स अपने आप बाहर निकल जाते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ एग्जांपल का, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक देन द फाइबर ऑफ द कारपेट अटेन द स्टेट ऑफ मोशन व्हाइल द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देयरफॉर द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन। अब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल है। यहाँ पे कार्डबोर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल, एक टम्बलर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल है। अब हम क्या करेंगे, जो कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर बॉल रखी है उस कार्डबोर्ड को फ्लिक करेंगे, मूव कर दिया, तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट जो बॉल थी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी, जिसकी वजह से वो ग्लास के अंदर गिर गई। दिस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और यही चीज आपके कारपेट में हो रहा था, कारपेट को आप बीट कर रहे थे, जैसे ये ब्लू कार्ड स्लाइड कर गया, कारपेट अपनी जगह से हिल गया, बट डस्ट पार्टिकल्स इस बॉल की तरह नीचे गिर गए। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज जस्ट अपोजिट टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि
पार्टिकल्स रेस्ट में रहेंगे जब तक उनके ऊपर कोई अप्लाई नहीं किया जाएगा फोर्स। और यहाँ पे उसका जस्ट वाइस वर्सा है दैट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे कार अपनी जगह से चल रही थी और कार चलते हुए क्या हुआ कि आदमी जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उस मोशन को, इट ऑल्सो गॉट मूव फॉरवर्ड। दिस इज ऑल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मोशन में है वो मोशन में रहेगा, अगर उसे रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो उस फोर्स को अपोज करेगा। दैट इज क्लियर विद द डेफिनेशन दैट द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन सारी चीजों से कैलकुलेट करते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। लाइफ में डे टू डे हम इन्हें काउंटर करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हाउ दे वर्क इन आवर लाइफ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करते हैं। आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, अगर आपको कोई हिलाना चाहता है तो आपको हिला नहीं पाता है। दैट इज व्हाट, दैट योर बॉडी इज देयर इन द रेस्ट एंड यू डोंट वांट टू मूव। दैट मींस व्हाट, that the position cannot be changed without any external force, and that is being applied either by your own body or somebody else will lift you up from that place. तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। डू इट वेल, एग्जाम्पल्स के साथ इनको करना है क्योंकि इनके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इन थ्योरीज क्वेश्चंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल इन दिस डे, we'll just meet you in the next day. Bye.